नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। शाम को 4 बज चुके हैं। समय है आपका ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, तो हम किसी भी टॉपिक को लेकर जो है एक आपका ये ज्योग्राफी का सेशन हो रहा है, जिसमें हम लोग का पूरा प्रयास ये है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हम लोग बेहतर तैयारी करा सकें, जैसे कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न कर पाए। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए कि वो भी क्लास को एंजॉय कर सके, क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, शाम को 4 बज चुके, फटाफट सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए कि सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी के स्क्रीन पर प्रश्न है, व्हेन एयर टेम्परेचर राइजेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। आपके लिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इंक्रीज करता है, बढ़ता है, डिक्रीज करता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो सापेक्षिक आर्द्रता पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। व्हेन एयर टेम्परेचर राइज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज, डिक्रीज, डज नॉट चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बताना राइट आंसर क्या है। रितु विश्वकर्मा, सुषमा, स्वागत है। फटाफट एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, क्लासेस का लाभ उठाएं। चलिए, समय आपका शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। ज्योग्राफी का ये प्रश्न, स्वाति पचौरी। फटाफट सभी लोग ज्वाइन करते रहिए और एक बार ग्रुप पे मैसेज भी कर दीजिए कि सारे महानुभाव जो है वो क्लासेस का लाभ उठा सके, सारे महानुभाव जो है वो क्लासेस ज्वाइन। और धीरे धीरे समय आगे की ओर बढ़ता हुआ। और समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही। ऋतु विश्वकर्मा का उत्तर यहाँ सही है, डिक्रीज जो है वो राइट आंसर है। तो जब एयर का टेम्परेचर राइज होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या करती है, घटती। ठीक है ना, सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो क्या होती है, घटती है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये प्रश्न जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। द पोलर फ्रंट थ्योरी स्टेट दैट masses of relativity, warm and cold air are brought into contact। पोलर फ्रंट थ्योरी में कहा गया है कि अपेक्षाकृत गर्म और ठंडी हवा द्रव्यमान के संपर्क में, ठीक है ना, द्रव्यमान को उसके संपर्क में लाता है। ठीक है ना। अगला है, these masses are known these masses are known after their source regions। इन द्रव्यमानों के इनके स्रोत क्षेत्र, जो भी इनके स्रोत क्षेत्र हैं उनके नामों पे जाना जाता है कि ये ठंडी हवा है या गर्म हवा है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। फटाफट उत्तर दीजिए।
समय समाप्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, बी जो है आपका राइट आंसर है। और द वेल नोन पोलर फ्रंट थ्योरी वाज डिस्क्राइब बाय द बर्गन स्कूल अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही जो है बर्गन स्कूल के द्वारा जो है ध्रुवीय पोलर फ्रंट थ्योरी को जो है वो इसका वर्णन किया गया था। द थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन। और ये जो सिद्धांत है चक्रवातों के गठन, उनके विकास और उनके जीवन चक्र के बारे में जो है वह बताता है। द पोलर फ्रंट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ कोल्ड पोलर एयर मीटिंग वार्म ट्रॉपिकल एयर। ये जो फ्रंट है, वाताग्रों का निर्माण कैसे होता है, जब ठंडी हवा जो है आपके गर्म हवाओं के साथ अभिसरण करती है तो आपका क्या वाताग्र का जो निर्माण है वो होता है। और इट इज ए स्टेशनरी फ्रंट एज द एयर मास आर नॉट मूविंग अगेंस्ट ईच अदर ऑफ द, ठीक है ना। तो ये आपका है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। रॉसबी वेव, रॉसबी तरंगे, एल नीनो, रॉसबी वेव, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, स्ट्रॉन्ग मॉनसून, इंडेक्स साइकिल, वॉकर सर्कुलेशन, हेडली सेल, मिड लैटिट्यूड सेल, ठीक है ना। एल नीनो मजबूत मानसून का इंगित करता है, एल नीनो और लानीना आपको पता ही है। सूचकांक चक्र, इंडेक्स साइकिल, वॉकर परिसंचरण, हेडली सेल, मध्य अक्षांश से, रॉसबी तरंगे, जेट स्ट्रीम। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। राइट आंसर आपको बताना है ए, बी, सी या डी। आलोक पांडे, गुड इवनिंग। फटाफट सही उत्तर दीजिए। और भाग सैनी, सोनी राठौर, स्वागत। चलिए समय समाप्त हो गया। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए सभी का उत्तर जो है सही। हाँ मैंने सेट करना चाहा लेकिन बड़ा जल्दी शो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिन्होंने भी कहा ए दोस्तों वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। रॉसबी वेव जो है वो आपका जेट स्ट्रीम, वो सभी के उत्तर जो सही। और जेट स्ट्रीमर क्या है आपके, कल भी हमने जेट स्ट्रीम के बारे में बात किया था कि ये क्या है, वेस्टर्लीज है, ये पछुआ पवन है। और ये काफी नैरो मेंडरिंग एयर्स करेंट्स हैं और ये आपके एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परतें जो है पाई जाती हैं, जिसके बारे में सबसे पहली जानकारी जो है वो तब हुई थी जब अमेरिका के आपके बम वर्षक जेट प्लेन जब अमेरिका से जापान की तरफ आ रहे थे तब उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ा तब उन्हें समझ में आया और उसके नाम पर ही जेट धारा, इसका नाम जेट स्ट्रीम इसका धारा रखा गया, जिसकी दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज यानी कि क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंजलि पांडे, इट इज अबाउट 5 किलोमीटर थिक लेयर, यह लगभग 5 किलोमीटर मोटी परत है। इट एवरेज हाइट इज अबाउट 10 किलोमीटर अबव ओवर द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर है। देयर इज नो सीजनल वेरिएशन इन इट्स हाइट, इसकी ऊंचाई में कोई मौसमी बदलाव नहीं होता है। द टेम्परेचर एट इट्स टॉप इज लोएस्ट ओवर द इक्वेटर एंड रिलेटिवली हाइयर ओवर द पोल्स, इसके शीर्ष पर तापमान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक होता है। आपको बताना है कि क्षोभ सीमा के संबंध में कौन सा उत्तर सही है और आपका समय शुरू होता है। और आज रात से हम लोग इंडियन पॉलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन लेकर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा जो भी सेशन लाना पड़ेगा वो शाम को ही लाना पड़ेगा क्योंकि कॉलेजेस भी खुल गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, है ना। काफ़ी सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे जॉब करने वाले स्टूडेंट स्कूल में, तो शाम को ही लाते हैं। एक तो 8 बजे का टाइम है,
दूसरा 9 बजे का टाइम है। ऐसे कर करके हम लोग एक के बाद एक सेशन लाते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सेशन था उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसको एमसीक्यू टाइप का ही सेशन लाया जाए, है ना, जिससे आसानी भी हो आप लोगों को। फटाफट हम लोग रिविजन करें इन सारी चीज़ों पर। आज रात को 8 बजे से आप लोग इंडियन पॉलिटिक एमसीक्यू सेशन स्पेशल पे क्लास करना ना भूलें। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, समाप्त हो गया। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, ठीक है ना। तो द टेम्परेचर एट इट्स टॉप इज लोवेस्ट ओवर द इक्वेटर एंड रिलेटिवली हायर ओवर द पोल्स जो है वो आपका राइट स्टेटमेंट है। जब ट्रोपोपॉज के बारे में हम बात करें, क्षोभ सीमा के बारे में बात करें, तो ये क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में दो लेयर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या है, एक बाउंड्री के रूप में जो है वो काम करता है। द ट्रोपोपॉज इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज इन द वार्म रीजन, यानी कि ट्रॉपिक्स के ऊपर जो है ये काफी ऊंचाई पर होता है, और वही पोल्स पे हम क्या देखते हैं, नीचे होता है। और ट्रॉपिक्स पे जब ऊंचाई पे जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर हमें क्या देखने को मिलता है, काफी लो देखने को मिलता है, ठीक है ना। If the atmosphere is warming due to climate change, then we might accept the height of the tropopause to increase. अगला है in an anti-cyclone, एक प्रतिचक्रवात में, जब एक प्रतिचक्रवात की स्थिति होगी तो क्या होगा। हाँ, इक्वेटर पे आपका हाइट पे जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बैरोमीट्रिक प्रेशर इज हाई टुवर्ड सेंटर ऑफ द सिस्टम, बैरोमीटर का दबाव प्रणाली के केंद्र की ओर अधिक होता है, ठीक है ना। बैरोमीटर का दबाव प्रणाली केंद्र की ओर अधिक होता है। विंड्स ब्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर, जब प्रतिचक्रवात होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती हैं, चलने लगती हैं। वेदर रिमेन्स मॉइस्ट एंड स्काईज क्लाउडी, मौसम आर्द्र या नम होता है और आसमान जो है वो उसमें बादल छाए रहते हैं। सिचुएशन ऑफ काम प्रिवेल्स एंड वेदर चेंज रैपिडली, ठीक है ना, मौसम एकदम शांत बना रहता है और बहुत ही तेजी से बदलता है। आपको बताना है कि एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात की स्थिति में इसमें से कौन से सही, ठीक है, इसमें से क्या होता है प्रति चक्रवात की स्थिति में, और आपका समय शुरू होता है अब। प्रति चक्रवात, ध्यान रखिएगा, चक्रवात और प्रति चक्रवात के बीच में भिन्नता आपको जानकारी होनी चाहिए। विश्वकर्मा, सोनी, राठौर, शिव, पांडे, प्रियांशु, दूब, स्वाति, पचौरी। चलिए, समय समाप्त हो गया, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और एंटी साइक्लोन की जब स्थिति आती है तो बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है आपका, सेंटर की तरफ जाने जब होता है तो क्या होता है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, हाई होने लगता है। तो एन एंटी साइक्लोन इज अ रीजन ऑफ अ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, क्योंकि प्रति चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में हम क्या देखते हैं कि उच्च से निम्न की तरफ, यहाँ क्या होता है उल्टा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलेटिव टू द सराउंडिंग एयर generally thousands of kilometers diameter are also known as a high or higher pressure system. Anticyclones appear on weather chart as a series of concentrated widely spaced isobar of 10,000 millibar and above, ठीक है ना। तो ये आपकी ये स्थिति होती है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। The correct sequence of different layer of atmosphere from the surface of the earth upward is, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने में वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम आपको बताना है कि क्या है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, मीजोफियर, आप बताना है कि राइट क्या है, ए बी सी या डी में से कौन सा सही।
लो अंजलि सोनी। देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और ट्रोपोस्फेयर जो है, क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो वेयर ऑल वेदर टेक्स प्लेस, और वो सीमा है जहाँ सारे मौसमी घटनाएं जो हैं वो घटित होते हैं। द स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर is the it is the second layer of the atmosphere is one go upward. About 20% of atmospheric mass contained in the stratosphere. The stratosphere is stratified in temperature with warmer layer higher and cooler layer closer to the earth. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। Normally the temperature decrease with increase in height from the earth's surface because आमतौर पर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम हो जाता है। क्यों? द एटमॉस्फेयर कैन बी हिटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। वायुमंडल को केवल पृथ्वी की सतह से ही ऊपर की ओर गर्म किया जा सकता है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक होती है। देयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, ऊपरी वायुमंडल में वायु कम सघन होता है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। प्रश्न सभी के स्क्रीन पर। और समय समाप्त हो गया। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, और यहाँ लगभग सोनी राठौर, स्वाति पचौरी, डी डी। चलिए, तो जिन्होंने भी कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। द टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट इन द लोएस्ट 10-20 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन passes through the atmosphere with little or no effect. The radiation is absorbed by the solid Earth surface and it is transferred to the air above the surface by conduction. तो वायुमंडल के सबसे कम 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई में के साथ तापमान घटता है, क्योंकि अधिकांश सौर विकिरण बहुत कम या बिना किसी प्रभाव के वायुमंडल से होकर गुजरता है और यह विकिरण पृथ्वी की ठोस सतह द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन विद द रेफरेंस टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित वायुमंडलीय स्थिति पर विचार करें। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, वार्म ओशनिक टेम्परेचर, गर्म समुद्री तापमान, रीजन लाइन बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, कर्क और मकर कटिबंध के बीच स्थित क्षेत्र। उपरोक्त में से कौन सी स्थिति चक्रवात के विकसित करने के लिए प्रेरित करती है? विच ऑफ द अबव मोटिवेट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन? आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। और समय समाप्त हो गया है। देखते हैं राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। और
6 रिक्वायरमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन के। सबसे पहला है कि सफिशिएंट वार्म सी एरिया सरफेस होना चाहिए, ठीक है ना, जो समुद्र है, ठीक है ना, उसका गर्म समुद्र की सतह का तापमान, वायुमंडलीय अस्थिरता, क्षोभ मंडल के निचले समध्य स्तर में उच्च आर्द्रता, कम दबाव केंद्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वायरलेस बर्फ, और पहले से मौजूद निम्न स्तर पे क्या है, मतलब शांत होना चाहिए। पौने जो है ऊर्ध्वाधर की तरफ, ऊर्ध्वाधर दिशा में पौने जो है उठनी चाहिए। ये सारी कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन जो है वो आपके किसके लिए, साइक्लोन जेनस के लिए, साइक्लोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जनन के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों की जांच करो और निम्न दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। द एटमॉस्फेरिक एयर इज नेवर कंप्लीटली ड्राई। वायुमंडलीय हवा कभी भी पूरी तरह से शुष्क नहीं। वाटर वेपर कैन ऑक्यूपाई एज मच एज 4% ऑफ एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। जल वाष्प वायुमंडलीय आयतन के 4% भाग तक जो है कवर करती है, ऑक्यूपाई करती है, घेरती है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज इनविजिबल। वायुमंडल में जल वाष्प सदैव अदृश्य रहती है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और समय समाप्त हुआ। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज विजिबल, वायुमंडल जलवाष्प दिखता है, उस सभी के उत्तर जो है ए और दूसरा जो है आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत था। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड की मदद से उस आपको सही का चुनाव करना है। द वर्क ऑफ विंड एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इज नॉट एज वाइड स्प्रेड एज दैट ऑफ वाटर। शीरीकरण के कारण के रूप में पवन का कार्य उतना व्यापक नहीं है जितना कि जल का। It is effective only in the desert region of the world where rainfall is scanty and soil particles are loose. यह केवल विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही प्रभावी होता है जहां वर्षा कम होती है और मिट्टी के कण ढीले होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ये 89 क्वेश्चन। और समय समाप्त। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। ठीक है ना, ए जो है आपका दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या करते हैं। दोस्तों इसमें आप जुड़े हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एसेस करते हैं लिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेस इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल के प्ले स्टोर से, और अपने मोबाइल नंबर से आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद आपको सेलेक्ट गोल पे यूपीपीएससी चूज करना है मैनेज गोल में,
और फिर मुझे सर्च कर लीजिएगा अनूप उपाध्याय नाम से, और सर्च करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस नाम से सर्च करके आप फॉलो कर लीजिएगा कि जो भी आपके फ्री और पेड बैचेस हैं उन सभी की जानकारी आपको मिल सके। आपको एक कोड याद रखना है दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं और तो आप अनूप 10 का कोड याद रखिएगा, और इस कोड से आप क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं और उसके बाद आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। इस कोड से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% आपके फी में आपको ऑफ मिलेगा। अन अकेडमी के एडवांटेज क्या है, तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर की क्लास देखने को मिलेगी। मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर आपका होता है। स्ट्रेटजी सेशन मास्टर क्लासेस हैं, अनलिमिटेड क्विजेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है। इसके अलावा दोस्तों यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आप अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। जिसमें आप 24 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी अपने तरफ से प्रोवाइड करता है। दोस्तों बहुत ही जल्दी अनअकैडमी अपने प्राइस को हाइक करने वाला है, तो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का अगर सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लें कि बढ़ते हुए कीमत के पहले ही आप लोग को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि जो फी है वो 10 से लेकर 20% तक जो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो फी बढ़े उसके पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके अलावा विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज है, जो कि हर संडे 10 बजे होता है, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें रैंक 1 वाले स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2-3 को 50% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 25 को 25% स्कॉलरशिप 6 महीने जो है प्लस के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। इसके लिए आपको इनवाइट कोड जो यूज करना है वो करना है ANUP10 अनोप 10 का कोड आप यूज करके जो है वो आप देख सकते हैं क्लास इसको और इस टेस्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम 200 मार्क्स के टेस्ट होंगे, ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा और हर गलत उत्तर पर 0.33% मार्क्स आपके कटेंगे। बैच कोर्स के बारे में बात करें तो यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का जो बैच है ये आपका एक बैच चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए 15 सितंबर से ये बैच है जिसका कि आप लाभ उठा सकते हैं। सारी टीम है, इनके साथ आप क्लास कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस क्रैश कोर्स है इंग्लिश मीडियम का, इनके साथ आप चल सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट लोअर पीसीएस, मतलब यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेंगे आप तो यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट लोअर पीसीएस आरओ यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल बीईओ और ऑप्शनल कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की जो फी है दोस्तों, 24 महीने की फी जो है वो 8,400 है, 12 महीने की फी जो है वो 7,000 है, 6 महीने की फी जो है वो 5,600 है और 3 महीने की फी 3,500 है। लेकिन जैसे ही कोड यूज करोगे आप ANUP10 अनोप 10, वैसे ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और 24 महीने की फी 7,560 हो जाएगी, 12 महीने की फी 6,300 हो जाएगी, 6 महीने की फी 5,040 हो जाएगी और 3 महीने की फी जो है वो आपकी 3,150 हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कोड क्या यूज करना है, अनूप 10 का कोड यूज करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर सब फिर से रिन्यू कर रहे हैं अपने सब्सक्रिप्शन को तो नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यूपी और बिहार के लिए सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है आपकी डिमांड पे, तो आप लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर्स की कंबाइंड क्लास आपको मिलेगी, इसमें 6 महीने की फीस 7,960 है, 12 महीने की फी 10,620 है और 24 महीने की फी 14,620 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे ANUP10 अनोप 10, वैसे ही आपको यहाँ पे 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बक्स बाउंड्री, अगर आपको लगता है कि किसी भी लर्नर्स को लगता है कि किसी भी टीचर्स की क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट है तो आप क्लेम कर सकते हो और आपको प्राइज मिल सकता है। इसके अलावा फ्री स्पेशल सेशन आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्पेशल सेशन आज से स्टार्ट हो रही है रात 8 बजे से इंडियन पॉलिटी से, कुछ का आप लाभ उठाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। हरिकेन कैन नॉट डेवलप इन द विसिनिटी ऑफ इक्वेटर। भूमध्य रेखा के आसपास हरिकेन विकसित नहीं हो सकता। कोरिलेसिस फोर्स इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर। भूमध्य रेखा पर कोरिलेसिस बल अधिकतम होता है। आपको बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है, ए बी सी या डी।
मैं समाप्त हुआ दोस्तों। जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है ना। तो हरिकेन आर अनेबल टू फॉर्म अलोंग द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द जीरो कॉर्नरसिस इफेक्ट एट जीरो लैटिट्यूड। शून्य अक्षांश पर कॉर्नरसिस प्रभाव के कारण भूमध्य रेखा के साथ जो है वो हरिकेन नहीं बन सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, निम्नलिखित को सुमेलित की जाए। प्लकिंग, डिफ्रेशन, एब्रेशन, एट्रेशन, विंड, स्ट्रीम, ग्लेशियर, म्यूचुअल फ्रिक्शन ऑफ रॉक। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। जानवी त्रिपाठी, स्वागत है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। चलिए समय समाप्त हो गया, देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। बी जो है राइट आंसर, और यहाँ शोन का उत्तर जो है वो सही आया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, टेम्परेचर फॉल्स विथ हाइट, ठीक है। रिफ्लेक्ट रेडियो, कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ओजोन, फॉल इन टेम्परेचर स्टॉप, ठीक है ना। और एक दो तीन चार में आपका है आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, बी बैक टू अर्थ, ट्रोपोपॉज या ट्रोपोस्फीयर। तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है, रेडियो को परावर्तित करता है, अधिकांश ओजोन इसके अंतर्गत समाहित होता है, तापमान में गिरावट करते हैं। तो आपको बताना है ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा, सी का कौन सा होगा, डी का कौन सा होगा, और आपका समय शुरू होता है। और समय समाप्त हो गया। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर सही हैं, 4 1 2 3, ठीक है ना। तो इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर फॉल विद द हाइट, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान के बढ़ने के साथ साथ जो है, क्षोभ मंडल में क्या होता है कि तापमान जो है ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जो है वो घटता जाता है, ठीक है ना। द ट्रोपोस्फियर द लोएस्ट लोअर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थ atmosphere is heated from below. Higher up in the troposphere, where less heat from the surface warms the air, the temperature drops. आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट रेडियो बैक टू द अर्थ, आयन मंडल जो है वो क्या करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। ओजोन लेयर जो है वो सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेटोस्फीयर पे देखने को मिलता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, विंड है और प्लेस ऑफ अकरेंस है, ठीक है ना। जहाँ सांता आना, चिनूक, फोएन और जोंडा ये सब क्या है आपके पौने। और आपको बताना है कि कहाँ ये पाई जाती है, अर्जेंटीना, आल्प्स, रॉकीज, कैलिफोर्निया। और आपका समय शुरू होता है अब। कैसे लग रहे हैं प्रश्न।
और समय समाप्त। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो सांता आना बीन जो है वो आपको सदर्न कैलिफोर्निया और नॉर्दर्न बाजा कैलिफोर्निया में। चिनूक विंड जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कैनेडियन रॉकीज के में देखने को। द नेम चिनूक मीन्स स्नो ईटर। कहा जाता है कि ये जब वहाँ बहता है तो क्या होता है, ठंडी कम हो जाती है। ये स्नो को क्या कहता है? फोन जो है ये आपका ड्राई वार्म और डाउन स्लोप है। ये आप ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्गली मैच? निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? टाइफून चीन सागर, साइक्लोन वेस्ट इंडीज, हरिकेन इंडियन ओशियन, टोर्नाडो ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा जो है वो आपका सुमेलित है, रॉन्ग मैच है। आप हो गया दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो साइक्लोन अकर्स इन साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन, ठीक है ना। चक्रवात जो है वो दक्षिण प्रशांत या हिंद महासागर में आते हैं। तो सी जो है आपका रॉन्ग था। यानी कि दूसरा और चौथा जो है साइक्लोन भी, और टर्नेडो जो है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया लिखा था, ये भी आपका रॉन्ग था। ठीक है ना। टोर्नेडो कहाँ आपका आएगा? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एक तरफ विंड टाइप है और दूसरे तरफ है जहां ये होते हैं ब्रिक्स फिल्डर, सिरेको, बर्ग, नॉर्थ कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, मेडिटेरियन या अफ्रीका। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या, ए बी सी या डी। सुषमा सोन, सोनी राठौर। समाप्त हो, देखते राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। 2341। ठीक है ना। तो ब्रिक फिल्डर इज अ हॉट एंड ड्राई विंड इन द डेजर्ट ऑफ सदर्न ऑस्ट्रेलिया दैट अकर्स इन द समर सीजन। सिरेको जो है नदर्न अफ्रीका। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना कैन अकर व्हेन वेरी वार्म एंड ह्यूमिड एयर इज राइजिंग ओवर अ मास ऑफ अ वेरी कोल्ड एयर? निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है जब बहुत गर्म और आर्द्र हवा बहुत ठंडी हवा के द्रव्यमान के ऊपर उठती है? तो कौन सी घटना घटती है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होंगे? काम वेदर, मौसम बहुत शांत हो जाता है, स्नोफॉल हिमपात होने लगता है, स्टॉर्म एंड साइक्लोन स्टॉर्म तूफान और चक्रवात आने लगते हैं, इंटेंस रेन एंड हैल तेज बारिश और ओलावृष्टि होने लगती है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। कौन सी घटना घटती है जब बहुत गर्म और आर्द्र हवा बहुत ठंडी हवा के द्रव्यमान से ऊपर उठने लगती है?
फटाफट उत्तर दीजिए, समय समाप्त हो गया है। दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। ठीक है, तो क्या होगा, शांत मौसम होगा और तेज बारिश और ओलावृष्टि। ठीक है ना। तो calm weather and intense rain and hail occur when very warm and humid air is rising over a mass of very cold air। शांत मौसम और तीव्र बारिश और ओले पड़ने सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन अधिकतर समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर लाइज 25 टू 30 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर होता है। ओजोन लेयर, ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ओजोन लेयर हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत कोई महत्व नहीं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। सुषमा 397 का बी कह रही है। लाइक शेयर भी करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। समाप्त। दोस्तों जिन्होंने भी कहा सी वो सभी के उत्तर सही है। यहाँ केवल सोनी राठौर के उत्तर सी सही है। तो द ओजोन लेयर ऑफ ओजोन सील्ड रीजन, पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत था। ठीक है ना। तो जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो ओजोन लेयर आर ओजोन सील्ड इन द रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फियर दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन परत ओजोन ढाल पृथ्वी के समताप मंडल का क्षेत्र है। ठीक है ना, और आपको पता ही सारा चीज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन लेयर विद द एटमॉस्फेयर इज आर करेक्ट। वायुमंडल के भीतर ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही। इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फाउंड इन सन रेज। ये सूर्य की किरणों में पाए जाने वाले अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर अ सीरियस थ्रेट टू द ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के परत के लिए गंभीर खतरा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। और समय समाप्त हो गया। दोस्तों जिन्होंने कहा सी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाफ द वाटर वेपर इन द एयर इन एटमॉस्फेयर लाइज बिलो एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर। वायुमंडल में वायु में आधा जल वाष्प 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ precipitable water in the atmosphere increase from the equator to the poles। वायुमंडल में अवक्षेपित जल की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन आपका सही है, ए बी सी या डी। फटाफट उत्तर दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। सुषमा सोनी राठौर, सोनू,
खेल इस समय समाप्त। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हों, सभी के उत्तर जो है वो सही है, और किसी ने नहीं कहा। तो हाफ द वाटर वेपर इन द एयर इन एटमॉस्फेयर लाइव बिलो द एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर, ठीक है ना। और वायुमंडल की हवा में आधा जलवाष्प जो है वो 2 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे रहता है, और 90% जलवाष्प जो है 5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे रहता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक वायुमंडल में अवक्षेपित जल की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन। कैसा लगा जरूर बताइए। और अभी तक आपने अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिले। अगली मुलाकात रात को 8 बजे स्पेशल क्लास पे होगी, जहाँ हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए रात को 8 बजे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आप सभी से। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।